दोस्तों आज की इस वीडियो में साइंस के उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2018 में पूछे गए हैं। दोस्तों अभी तक मैंने लगभग 20 प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं। अगर आपको इन सभी प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लेना। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों आज का जो पहला प्रश्न है वो न्यूमेरिकल से है। तो पहला प्रश्न है कि द्रव्यमान 1 किलोग्राम की एक वस्तु में क्या है, जमीन के सापेक्ष 2 जूल की स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, तो यह वस्तु कितनी ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, एक वस्तु है, उसका जो द्रव्यमान है 1 किलो है। ठीक है, जमीन के साथ उसकी जो ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कितनी है, 2 जूल है। तो हमें पता करना है कि जो वस्तु है, वो जो निकाय है, वो कितनी ऊंचाई पर स्थित है। तो स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, mgh, ये होती है स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, यहाँ पे देखिए m कितना दे रखा है, m दे रखा है 1 किलो। ठीक है, और स्थितिज ऊर्जा कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 2 जूल। ठीक है, और हमें निकालना है क्या, h का मान हमें निकालना है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अब देखिए क्या करना है, स्थितिज ऊर्जा देखिए कितना है, 2 दे रखा है, और m कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। g की वैल्यू हमने 10 रखनी है, और h हमें निकालना है। ठीक है, तो h कितना आ जाएगा, h आ जाएगा 2/10। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.2 मीटर। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 0.2 मीटर। चलिए अगला प्रश्न है कि एक लेंस की जो शक्ति है वो कितनी है, 2.5 डायोप्टर है। ठीक है, लेंस का प्रकार और उसकी फोकस दूरी क्या होगी। देखिए जो P दे रखा, कितना दे रखा है, प्लस में दे रखा है 2.5 डायोप्टर। ठीक है, अब देखिए अगर ये प्लस में है तो इसका मतलब ये क्या है, उत्तल लेंस है। ठीक है, आधा प्रश्न यहीं सॉल्व हो गया, उत्तल लेंस है। ठीक है, यदि माइनस में होती अवतल होता। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें पता है, हमें क्या पता है कि जो P बराबर होता है क्या होता है, P बराबर होता है 1/f। हमें निकालना है f, और अब देखिए तो f बराबर क्या हो जाएगा, f बराबर हो जाएगा 1/p। तो f बराबर क्या हो गया, 1/p की वैल्यू कितनी है, 2.5। ठीक है, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 0.40 मीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, उत्तल लेंस होगा। ठीक है, और 0.4 मीटर इसकी क्या होगी, फोकस दूरी होगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न था, दोबारा देख लेना एक बार, इस टाइप के प्रश्न ही पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है कि जो सीरियम है डैश तत्व के ब्लॉक का सदस्य है। किस ब्लॉक का सदस्य है, आपको पता है कि ब्लॉक कितने, 4 ब्लॉक है। ठीक है, कितने ब्लॉक है, 4, S, P, D और F। ठीक है, 4 ब्लॉक है। तो जो सीरियम है वो किस ब्लॉक का है, F ब्लॉक का है। इन्हें क्या कहते हैं, लेंथेनाइट। क्या कहते हैं, लेंथेनाइट और एक्टिनाइट। जो F ब्लॉक है ये F ब्लॉक है। ठीक है, F ब्लॉक में क्या है, लेंथेनाइट होते हैं और एक्टिनाइट होते हैं। लेंथेनाइट होते हैं आपका 58 से 71 तक, और जो एक्टिनाइड होते हैं 90 से 103 तक। तो देखिए आपको मैं बता दूं, जो जो आपका जो एस ब्लॉक होता है इसमें तो कितने 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। और एफ में कितने होते हैं, मैक्सिमम 14 रह सकते हैं। पी में कितने रह सकते हैं, मैक्सिमम, पी में 6 रह सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और पी में 6 इलेक्ट्रॉन, और डी में कितने रह सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं। आपको ये पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 कि निम्नलिखित 3 तत्वों में से किसमें सबसे बाहरी कोश भरे रहते हैं। अब आपको पता होना चाहिए जो सबसे बाहरी कोश उनमें भरे रहते हैं, जो क्या होते हैं, इनर्ट होते हैं, यानी जो अक्रिय होते हैं। तो अक्रिय हमें पता है कि जो अक्रिय होते हैं वो कौन से, अक्रिय कौन से, ग्रुप 16 के जो तत्व क्या है अक्रिय, यानी कि ग्रुप 18 की बात हो रही है, ग्रुप 16 नहीं, ग्रुप 18। ठीक है, ग्रुप 16 को क्या कहते हैं, चैल्कोजन कहते हैं। ग्रुप 17 को क्या कहते हैं, हेलोजन कहते हैं। और ग्रुप 18 को क्या कहते हैं, आपका शून्य वर्ग भी कहते हैं, या इनर्ट गैसें होती हैं इनमें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, हीलियम। ये भी नोबेल गैस है, इनर्ट गैस, नोबेल गैस, अक्रिय गैस जो भी है। ठीक है, हीलियम भी क्या है, अक्रिय गैस है। नियॉन भी अक्रिय गैस है। आर्गन भी क्या है, अक्रिय गैस है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जैसे नियॉन है, इसका परमाणु क्रमांक होता है 10, और इसको हम ऐसे लिखते हैं 2 और 8, 10 हो गया। अब देखिए जो इसका जो पहला कोश है, माना के कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें होंगे 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और जो एल कोश होगा इसमें कितने होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये क्या हो जाएगा, फुल है ये। ठीक है, इसलिए इसका जो बाह्य कोश होता है क्या है, फुल है, इसलिए किसी से कोई रिएक्शन नहीं करता है। अगला प्रश्न देखिए कि डैश एक विद्युत परिपथ में समांतर में जुड़ा होता है। इस टाइप के प्रश्न अक्सर आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए ध्यान से समझना। यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपको एक साथ क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए जो समांतर में कौन जुड़ा रहता है परिपथ में, वो रहता है वोल्ट मीटर। कौन रहता है, वोल्ट मीटर क्या रहता है, समांतर में परिपथ में जुड़ा रहता है। और वोल्ट मीटर होता है जो इसका जो प्रतिरोध होता है, आर क्या होता है, इसका उच्च आर होता है, मतलब हाई होता है। इसका जो रेजिस्टेंस होता है उच्च होता है। और जो एमीटर होता है वो क्या किस में जुड़ा रहता है, श्रेणी क्रम में। किस में जुड़ा रहता है, श्रेणी क्रम में। ठीक है, आपको ध्यान रखना, श्रेणी क्रम में जुड़ा रहता है। और इसका जो आर होता है वो आर कैसा होता है, इसका निम्न।
क्या होता है, मतलब इसका जो आर होता है वो क्या होता है, निम्न होता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि उन निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का या किस भौतिक राशि की कोई इकाई नहीं है, यानी इसका कोई भी यूनिट नहीं है, इसको हम नहीं नाप सकते यूनिट में। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, सापेक्षिक घनत्व। क्या है इसका राइट आंसर, सापेक्षिक घनत्व इसका क्या है, राइट आंसर है। बाकी इन तीनों का क्या है, बाकी इन तीनों का क्या है, भौतिक राशियाँ है। देखिए अगला प्रश्न है कि वस्तु का संवेग दोगुना होने पर गतिज ऊर्जा हो जाती है, कितनी गुना हो जाती है गतिज ऊर्जा। तो देखिए दोस्तों, इसको ये क्वेश्चन है थोड़ा, इसका जो लेवल थोड़ा हाई लेवल का है। देखिए के बराबर क्या होता है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो किसके समानुपाती होती है, जो संवेग के स्क्वायर के समानुपाती होती है। मान लीजिए यदि संवेग कितना है, यदि मान लो कि पी कितना है, पी है 2, पी कितना है 2 है, तो क्या हो जाएगा, के कितना हो जाएगा, के हो जाएगा 4। तो कितनी हो जाएगी गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा हो जाएगी 4 गुना। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देख लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक अध्रुवीय सह संयोजक बंध प्रदर्शित करता है। अध्रुवीय का मतलब क्या है, अध्रुवीय का मतलब क्या है कि इसमें क्या हो सकता है, या तो प्लस प्लस चार्ज होगा, इनके जो आयन होंगे ना उनमें प्लस प्लस आयन होंगे, या क्या होंगे माइनस माइनस, यानी कि सेम चार्ज होता है जिनमें। ठीक है, या क्या कौन सा जिसमें सेम चार्ज होता है। तो देखिए दोस्तों, जो क्लोरीन है Cl2, ठीक है, तो इसमें क्या है Cl माइनस और Cl माइनस, इसमें क्या है, दोनों में सेम चार्ज है, तो इसलिए क्या है ये एक नॉन पोलर है। क्या ये नॉन पोलर है। ठीक है, पोलर में क्या होता है, पोलर में क्या होता है, अगर हम पोलर की बात करें तो इनमें जो पोलर होगा उनमें क्या होगा, प्लस माइनस या माइनस प्लस ये होगा। ठीक है, एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव चार्ज होगा, तो इसका सही आंसर है क्लोरीन। ठीक है, आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखिए कि डैश समूह में पौधों को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है। किस समूह के पौधों को शैवाल कहा जाता है, बायोलॉजी का क्वेश्चन है। अगला इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, थैलोफाइटा। थैलोफाइटा में जैसे शैवाल हो गया, ये भी शैवाल प्लस कवक, शैवाल प्लस जो कवक होते हैं वो किससे रिलेटेड है, थैलोफाइटा से। और कवक से क्या बनती है, पेनिसिलिन। ठीक है, पेनिसिलिन, ठीक है, बनाई जाती है। पेनिसिलिन बनी थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, और ये आपको ध्यान रखना है। और जो ये जिम्नोस्पर्म में ये क्या होते हैं, मतलब बिना बीज वाले पौधे होते हैं। इसका जो उदाहरण हो क्या है, साइकस। ये कई बार पूछा गया कि साइकस किससे आता है, जिम्नोस्पर्म से आता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए कि समय टी के दौरान तार में धारा द्वारा उत्पन्न ताप को डैश द्वारा निर्धारित किया जाता है। ताप का मतलब क्या है, हीट। ताप का मतलब क्या है, हीट की बात हो रही है। ठीक है, तो हीट क्या होती है, H बराबर क्या होता है, H बराबर होता है I² RT। H बराबर क्या होता है, I² RT। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। इस फॉर्मूले को दोस्तों ध्यान से देख लेना, क्योंकि न्यूमेरिकल इससे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको ध्यान से रखना। क्वेश्चन नंबर 12 कि निम्नलिखित में से किसे चाकू से आसानी से नहीं काटा जा सकता। किसको चाकू से आसानी से नहीं काटा जा सकता, सही आंसर है मैग्नीशियम को नहीं काटा जा सकता। जो ये 3 है ये क्या होते हैं, मुलायम होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, इनको हम क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इनको हम चाकू से कट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए कि जब हाइड्रोजन के साथ कॉपर ऑक्साइड को गर्म किया जाता है तो कॉपर मेटल और पानी बनाता है। तो इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का क्या होता है। देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर है, हाइड्रोजन की बात हो रही है तो इसका जो सही आंसर है वो ऑक्सीकरण है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कैसे है ऑक्सीकरण। देखिए दोस्तों, ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीकरण में क्या होती है, और जो ऑक्सीजन होती है क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। क्या हो जाती है, ऑक्सीजन ऐड हो जाती है, और जो हाइड्रोजन होती है क्या होती है, हट जाती है। ठीक है, हाइड्रोजन क्या होती है, हट जाती है। ठीक है, ऑक्सीकरण में। ठीक है, और जो अपचयन होता है, जो अपचयन उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन ऐड हो जाती है, सॉरी हाइड्रोजन ऐड हो जाती है और ऑक्सीजन क्या होती है, हट जाती है। तो मैं आपको इसको रिएक्शन के द्वारा समझता हूँ। जब क्या होता है, हाइड्रोजन गैस को कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो इस प्रकार से क्या बनता है, कॉपर प्लस वाटर बन जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पहले हाइड्रोजन की बात कर रही है तो हाइड्रोजन के पास यहाँ ऑक्सीजन नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन हो गई, मतलब क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीडेशन हो गया इसमें। ठीक है, क्या हो गया इसका, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण हो गया। और यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया, ऑक्सीजन था हट गया, मतलब इसमें क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये प्रश्न भी अच्छे से समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखिए कि सभी अर्धचालक तत्वों की संयोजी आवरण में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो अर्धचालक होते हो किसके बीच में आते हैं, ये आते हैं चालक, इनकी जो चालकता होती है, चालक और
कुचालक के बीच में आते हैं, ठीक है, चालक और कुचालक के बीच में आते हैं अर्धचालक, ठीक है, ये सेमीकंडक्टर इनके बीच में आते हैं। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होते हैं, जो अर्धचालक की चालकता होती है क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, आपको ध्यान रखना है। जिनकी जो संयोजी आवरण में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सही आंसर है ऑप्शन 4, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए कि 15 क्वेश्चन नंबर 15 है कि 40 वाट का एक विद्युत बल्ब 8 घंटे के लिए 60 वाट के पंखे के साथ 12 घंटे के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है, मतलब एक 40 वाट का जो बल्ब वो 8 घंटे जलता है और 60 वाट के पंखे क्या है 12 घंटे जलते हैं। तो जो ऊर्जा होती है कितनी यूज़ होती है, यानी कि जो दैनिक जो खपत यूनिट हो कितनी यूनिट ऊर्जा वेस्ट होती है, ठीक है, यानी जल्दी हम यूज़ करते हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ध्यान से समझना। यहाँ पे देखिए वाट, यानी वाट को हम किस में नापते हैं, पी में, पावर, P1 कितना दे रखा है, ध्यान से समझना, P1 दे रखा है 40 वाट, ठीक है, और इसको हम वाट को हम किलो वाट में बदल देंगे पहले, तो कितना जाए किलो वाट के लिए हम क्या करेंगे 1000 से इसको भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0.04 किलो वाट, ठीक है, ध्यान समझना, काफ़ी इजी प्रश्न है। अब देखिए T1 कितना दे रखा है, समय दे रखा कितना 8 घंटे, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, जो E1 जो ऊर्जा खपत किया कितनी की उसने ऊर्जा खपत की, इन दोनों की गुणा कर दीजिए, 8 गुणा 0.04 तो कितना आ जाएगा 0.32 जूल इसने की, इन्होंने क्या कर दी ऊर्जा खपत की, किसने, बल्ब ने, ठीक है। अब उसके बाद पंखे की बात हो रही है, पंखे ने क्या किया, जो फैन है उसने क्या किया, फैन की जो ऊर्जा जो आपकी जो पावर है उसको हम P2 मान लेते हैं। P2 कितना दे रखा है, P2 दे रखा है आपका, इसमें दे रखा कितना दे रखा है, यहाँ पे P2 देखिए कितना दे रखा है 60 वाट, ठीक है, 60 वाट, तो इसको भी हम किस में बदल देंगे, किलो वाट में बदल देंगे, तो कितना आ जाएगा 0.6 किलो वाट आ जाएगा, ठीक है। और T2 इसमें कितना दे रखा है, 12 हावर्स दे रखे हैं, ठीक है। और E कितना हो जाएगा, E2 कितना हो जाएगा, इसको आप इन दोनों की गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.72। अब पूछा है कुल टोटल कितनी ऊर्जा खपत हुई, तो E1 प्लस E2 क्या करेंगे हम, E1 प्लस E2 कर देंगे, तो E1 प्लस E2 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1.04, कितना आ जाएगा 1.04 आ जाएगा, ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1.04 जूल इसका सही आंसर है। दोस्तों ऐसे ही प्रश्न रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में पूछे जाएंगे, इससे ज़्यादा लेवल का प्रश्न नहीं देखने को मिलेगा आपको, तो इन प्रश्नों को ध्यान से देख लेना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है कि किसी पदार्थ का जो घनत्व है वो कितना है, 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। तो SI में इसका घनत्व ज्ञात करें, यानी कि जो ये जो दे रखा है, इसका जो मात्रक दे रखना है, हमने ग्राम की जगह क्या रखना है, किलोग्राम, ठीक है, और सेंटीमीटर की जगह में क्या कर देना है, मीटर क्यूब कर देना है, इसमें बदल देना हमने, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये भी। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें देखिए M कितना दे रखा है 13, ठीक है, M दे रखा है 13 ग्राम, ठीक है, और जी कितना उसके बाद देखिए इसमें क्या बोला गया है, इसको हम 13 ग्राम है जो, इसको हम किलोग्राम में बदलेंगे तो कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 गुणा क्या कर रहे हैं हम 10 की पावर -3 kg हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको 1000 से भाग दे देंगे, ठीक है। और V कितना है, V यानी कि वॉल्यूम कितना है 1 सेंटीमीटर क्यूब, इसको हम किस में बदलेंगे, मीटर क्यूब में बदलेंगे, तो क्या हो जाएगा मीटर क्यूब 1 × 10 की पावर -6 हो जाएगा, ठीक है, -6 कितना हो जाएगा 10 की पावर -6 मीटर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि आपको इसको क्या करना पड़ेगा, 1 सेंटीमीटर में होते हैं, सॉरी 1 सेंटीमीटर में होते हैं 100 मीटर, तो कितने सेंटीमीटर है, 3 बार है ना सेंटीमीटर, तो हम क्या कर देंगे 3 जीरो मतलब क्या कर देंगे हम 3 जीरो से हम इसको जो डबल जो जीरो का जो जोड़ा आएगा 3 बार आएगा, ठीक है, यानी कि 6 जीरो आएंगी, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद आपको क्या करना है इसमें, तो आपको ये भी पता चल गया, तो आपको पता है कि जो D बराबर क्या होता है, डेंसिटी बराबर यानी घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान कितना दे रखा है 13 गुणा 10 की पावर -3, ठीक है, और जो वॉल्यूम दे रखा कितना दे रखा है 1 × 10 की पावर -6, ठीक है। तो अब देखिए इसको क्या कर देना है, अब इसको सॉल्व करेंगे फटाफट से। अब ये देखिए क्या हो जाएगा, माइनस वाला ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना बचेगा, ये 3 बचेगा, प्लस में 10 की पावर 3 यानी कि 13 गुणा 10 की पावर -3 माइनस नहीं आएगा +3 किलोग्राम मीटर क्यूब, ठीक है। दोस्तों थोड़ा न्यूमेरिकल थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का, ध्यान से देख लेना, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा 13 × 10 की पावर 3 किलोग्राम मीटर क्यूब। अच्छा प्रश्न है, इससे हाई लेवल के प्रश्न आपको ग्रुप डी एग्जाम में देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं तो समझ लीजिए आप न्यूमेरिकल का कोई सा पार्ट भी समझ सकते हैं, कर सकते हैं सॉल्व।
अगला प्रश्न देखिए कि यदि वायु में प्रकाश की गति कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, तो कांच में प्रकाश की गति कितनी होगी, कांच में प्रकाश की गति कितनी होगी। और अपवर्तनांक इसमें दे रखा है 1.5, क्या दे रखा है, अपवर्तनांक इतना दे रखा है। तो यहाँ पे देखिए सी कितना दे रखा है, यानी कि जो प्रकाश की चाल है कितनी है, 3 × 10⁸ ये दे रखी है, ठीक है। और एन यानी कि जो कांच का जो अपवर्तनांक है एन जी कितना दे रखा है, 1.5 दे रखा है, ठीक है। अच्छा प्रश्न है, देख लेना। तो एन जी हमें पता है कि जो अपवर्तनांक होता है एन जी बराबर क्या होगा, C/VG, यानी कि वीजी क्या हो जाएगा आपके कांच में प्रकाश, उसकी जो कांच की जो चाल कितनी है, ठीक है, कांच में प्रकाश की चाल यानी कि कांच में प्रकाश की गति यानी चाल, ठीक है। तो वीजी क्या हो जाएगी, कांच में प्रकाश की चाल। तो एनजी कितना दे रखा है, एनजी दे रखा है 1.5, ठीक है। सी हमें पता है कितना दे रखा है, 3 × 10⁸ ये भी दे रखा है। और हम नीचे क्या रखेंगे, वीजी। तो हमें वीजी कितना निकल जाएगा, वीजी निकल जाएगा, ये कट जाएगा कितने से, 1.5 और 1.5 कितना होता है, 3 होता है, यानी 2 से कट जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 2 × 10⁸, कितना हो जाएगा, 2 × 10⁸। तो कितना हो जाएगा, 2 × 10⁸, ठीक है, ये ऊपर है पावर, ठीक है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अच्छा प्रश्न है, इससे ज़्यादा लेवल का प्रश्न आपको देखने को ही नहीं मिलेगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18 कि मानव पाचन तंत्र की प्रक्रिया में शामिल चरणों को सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी कि जो मानव जो डाइजेशन सिस्टम होता है उसका स्टेप वाइज, इसको हमने इसका जो स्टेप होता है, क्या क्या प्रोसेस होता है। देखिए हम पहले क्या करते हैं, खाना खाते हैं, ठीक है। जो पाचन तंत्र उसके क्या है, 5 स्टेप होते हैं। पहले हम क्या करते हैं, इंजेक्शन, यानी कि मुंह में खाना लेते हैं, उसके बाद पेट में जाता है, पाचन होता है, फिर उसका खाने को अवशोषण होता है, फिर उसके बाद एसिमिलेशन होता है, और बाद में क्या होता है, जो मतलब वेस्टेज होता है क्या होता है, बाहर निकलता है, एजिशन हो जाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सही आंसर इसका। पहले हम क्या करते, लेते खाना लेते ना, अंतर ग्रहण करते, तो ये इसका ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से समझना, आज अच्छा प्रश्न है, ये 2018 में ही पूछा गया है, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, जो लार है, जो हमारे मुंह में जो लार पाई जाती है उसमें क्या होता है, 99% उसमें पानी होता है, 1% एंजाइम होता है, ठीक है। और जो लार होते हैं उनमें क्या कहते हैं, टाइलिन और लाइसोजाइम, ये क्या है, 2 प्रकार की जो क्या है हार्मोन होते हैं हमारी लार में, ठीक है। कौन से, टाइलिन और लाइसोजाइम, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19 कि एक्सरे का आविष्कार किसने किया था। अब ऐसा नहीं है कि ग्रुप डी में सारे के सारे क्वेश्चन आएंगे हार्ड ही आएंगे, नॉर्मल आएंगे प्रश्न, इतने हार्ड क्वेश्चन आपको पूछेंगे नहीं, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना। जो एक्सरे है उसका आविष्कार किसने किया था, जो एक्सरे का आविष्कार किया था W.K. रॉन्टजन, ठीक है, किसने किया था, W.K. रॉन्टजन ने किया था। तो ऑप्शन सेकंड इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अच्छा प्रश्न है ये भी, किसने किया था, रॉन्टजन ने। और ये रॉन्टजन कहाँ के साइंटिस्ट थे, ये थे जर्मनी के, ठीक है, जर्मनी के साइंटिस्ट थे ये, ठीक है। और इनको क्या मिला था, इसके लिए इनको 1901 में क्या मिला था, नोबेल प्राइज भी मिला था। आपने देखा होगा एक्सरे वगैरह, जब हमारी हड्डियाँ वगैरह, किसी की हड्डी वगैरह टूट जाती है, तो हड्डियों का टूटी को पता लगाने के लिए, टूटी हड्डी का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सरे वगैरह करते हैं, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए कि एक समान त्वरित गति में किसी वस्तु का जो वेग है वो क्या है, 10 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। वेग कितना है, 10 मीटर पर सेकंड है। यह 500 मीटर की दूरी तय करती है, तो 10 सेकंड के बाद वस्तु का वेग क्या होगा। इस वीडियो का सबसे जो हार्ड क्वेश्चन है वही यही क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यू कितना दे रखा है, इतना हार्ड भी नहीं है, बस मैं बता रहा हूँ थोड़ा, ठीक है। यू है कितना, 10 मीटर, यानी प्रारंभिक वेग ये है, ठीक है। और एस कितना दे रखा है, यानी दूरी कितनी दे रखी है, 500। जहाँ एस दिख गया समझ लेना गति का दूसरा नियम लगेगा, ठीक है, दूसरा समीकरण, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एस यू भी हो गया, एस भी हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, एस बराबर क्या होता है, एस बराबर क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, ठीक है। तो हमें यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, हमें यहाँ से मिलेगा मतलब ए मिलेगा, त्वरण मिलेगा, ठीक है। तो एस की वैल्यू रख दीजिए कितनी, 500 रख दी। यू कितना है 10 और टी कितना है, टी दे रखा है 10 सेकंड, यानी कि 10 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट कर देता हूँ। और 1/2 ए कितना है, ए हमें निकालना है, टी कितना है, टी हो जाएगा 10, यानी कि 100 हो जाएगा, 100 ए कितना हो जाएगा, 100 ए। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए ये बचेगा 400, क्योंकि जो ये 100 था ना, ये 100 इधर आके माइनस हो गया, 400 हो जाएगा, ये कितना होगा 50, ठीक है। तो 400 बराबर कितना आ गया, 50 ए आ गया, 50 ए, ठीक है। और ए बराबर कितना आ जाएगा, ए बराबर आ जाएगा कितना आ जाएगा, 50 × 8 = 4, ठीक है, 408 मीटर पर सेकंड, ठीक है।
अभी काम खत्म नहीं हुआ। अब हमें v बराबर क्या होता है, u प्लस at होता है। ठीक है, हमें अंतिम वेग निकालना है। क्या निकालना हमने इसमें, v का वैल्यू हमें इसमें निकालना है। ठीक है, तो v बराबर u प्लस at। हमें पता है कि जो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, u कितना है, u है 10। ठीक है, प्लस a कितना है, a अभी अभी निकाला है 8, और t कितना है, t कितना है 10। तो 10 8 80, 80 हो गया। 80 और 10 कितना हो गया, 90। ठीक है, कितना हो गया, 90 मीटर पर सेकंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 90 मीटर पर सेकंड। दोस्तों अच्छा प्रश्न था, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, क्या क्या हमने सबसे पहले ए निकाला, गति का जो दूसरा समीकरण है उससे हमने इसको निकाला, फिर ए के बाद हमने अंतिम वेग के लिए हमें गति का जो पहला समीकरण है उससे हमने इसको निकाल दिया। ठीक है, अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, कि जब कोई चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर का जो क्या होता है, उसके शरीर का क्या हो जाता है, जो वजन होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, और द्रव्यमान क्या रहता है, अनचेंज यानी अपरिवर्तित रहता है। जो m होता है ना वो क्या रहता है, जो द्रव्यमान होता है हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है, चाहे आप कहीं भी चले जाइए। बदलता क्या है हमारा, सिर्फ वेट बदलता है। क्यों बदलता है, क्योंकि जो जो ग्रेविटेशन फोर्स है ना वो क्या है, चंद्रमा पर क्या है, 1/6 है। क्या है, 1/6। यदि आपका वेट यहाँ पे पृथ्वी में 60 है तो चंद्रमा में कितना होगा, 10 होगा। ठीक है, आपका ध्यान रखना है। अगला प्रश्न कि क्वेश्चन नंबर 22 है कि थ्रस्ट की एसआई इकाई क्या है। थ्रस्ट पहले समझ लिए, थ्रस्ट क्या है। थ्रस्ट एक प्रकार का क्या होता है, फोर्स होता है, जो कि क्या करता है, किसी क्षेत्र में या किसी एरिया में लंबवत कार्य करता है। अब आपको पता चल गया होगा कितना आसान क्वेश्चन हो गया। तो थ्रस्ट क्या है, एक प्रकार थ्रस्ट की जो इकाई हो जाएगी, क्या इकाई हो जाएगी, न्यूटन। यानी कि न्यूटन किसका मात्रक है, बल का मात्रक है। तो बल थ्रस्ट क्या है, एक प्रकार का बल है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखिए कि जब एक लटकते हुए कालीन को छड़ से पीटा जाता है तो उसमें से धूल के कण निकलने लगते हैं, तो यह किस घटना का सबसे अच्छा उदाहरण है, सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। और इस टाइप के प्रश्न ही आपको देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या बोला गया, मान लीजिए इसमें क्या एक कालीन है। ठीक है, पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, न्यूटन का प्रथम नियम है। ठीक है, न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहता है, गति का प्रथम नियम कहता है कि वस्तु यदि स्थिर है तो स्थिर रहेगी, गतिशील है तो गतिशील रहेगी, जब तक क्या है उसमें कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। ठीक है, इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है, जड़त्व क्या होता है, एक प्रकार का वस्तु का गुण होता है जो क्या करता है, अपनी स्थिति को चेंज करने का विरोध करता है। ठीक है, अब देख लीजिए, मान लीजिए ये क्या है, एक प्रकार की चादर या कालीन है। इसमें क्या है, मान लीजिए छोटे छोटे कण हैं। ठीक है, वैसे देखते तो नहीं है, आपने देखा होगा कि जब आप धूल कैसे झड़ती है, तो ये मान लीजिए छोटे छोटे कण हैं। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पे देखिए। ठीक है, अब इसमें जो छोटे छोटे कण, अब देखिए जैसे आपने इसको मतलब छड़ से पीट दिया आप, तो क्या होता है, कालीन क्या हो जाती है, तुरंत गतिशील हो जाती है। जो दरी होती है तो तुरंत क्या होती है, गतिशील हो जाती है। लेकिन जो ये कण होते हैं ना, क्या करते हैं, विराम जड़त्व के कारण क्या करते हैं, अपनी जो स्थिति में जो परिवर्तन है उसको भी उसके चेंज करने का विरोध करते हैं। मतलब वो उसी स्थिति में रहने का प्रयास करते हैं, जिससे क्या हो जाता है, ये दरी मतलब गतिशील हो जाती है, स्थिर रहती है, इसलिए क्या हो जाती है, कण झड़ जाते हैं। ठीक है, यदि दोस्तों क्या होगा, यदि ये कण भी गतिशील हो जाएंगे ना तो कभी भी धूल नहीं झड़ने वाली है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24, कार्य का विमीय सूत्र क्या है। कार्य W बराबर क्या होता है, W बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। ठीक है, अब देखिए बल क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आप विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। ठीक है, ये बल निकल गया, और ये इसमें के साथ क्या है, विस्थापन तो है ही है इसके साथ। अब देखिए जो द्रव्यमान होता है उसका विमीय सूत्र होता है m, क्या होता है, m। ठीक है, m निकल गया। ठीक है, और a जो आपका जो त्वरण होता है उसका क्या होता है, L T²। ठीक है, होता है। और दूरी का आपको पता है, जो आपका जो ये दूरी हम किस में निकालते हैं, दूरी निकालते हैं हम किस में, ये दूरी को भी हम किस में निकालते हैं, मीटर में। मीटर को हम किस में लेते हैं, L में लेते हैं। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, m कितना है, m तो 1 ही है ये। ठीक है, और L कितने, 2L है, m L का स्क्वायर, और T कितना हो जाएगा, T⁻²⁻² हो जाएगा। ठीक है, तो यही क्या है, इसका राइट आंसर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, m L का L² T⁻²। तो इसमें है कहीं ये -2 है यहाँ पे, तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। फॉर्मूले बस पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25, कि कार्य को बेहतर रूप से किस प्रकार परिभाषित किया जाता है। मैं आपको बता देता हूँ, जो कार्य होता है वो क्या होता है, वर्क बराबर बल गुणा बल की दिशा में क्या होता है, विस्थापन। ठीक है, ये होता है कार्य। तो अब देखिए कार्य तभी होगा जब बल होगा और उसमें विस्थापन होगा, तो हम कार्य कहते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए दोस्तों क्या है,
कार्य क्या है, एक प्रकार की अदिश राशि है। क्या है कार्य? अदिश राशि है। कार्य क्या है? अदिश राशि है। ठीक है, अब अदिश में क्या होता है कि इसका कार्य का क्या होता है? परिमाण होता है सिर्फ। ठीक है, इसकी दिशा नहीं होती है। क्या होता है? कार्य का सिर्फ परिमाण होता है, इसकी दिशा नहीं होती है। तो अब ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कि यदि कोई बल्ब 100 जूल की ऊर्जा का उपयोग करता है, बल्ब की बात हो रही है, ठीक है, बल्ब नहीं, बल्ब की बात हो रही है, 100 जूल की ऊर्जा का उपयोग करता है और 20 सेकंड तक चालू रहता है, तो बल्ब द्वारा खपत की जाने वाली शक्ति कितनी है? अच्छा प्रश्न है। शक्ति यानी P बराबर क्या होता है? W/T। इजी क्वेश्चन है। तो शक्ति निकालने कितनी है? जो आपका जो W कार्य किसके बराबर होता है? ऊर्जा के बराबर होता है, यानी कि 100 बटे हम क्या कर देंगे 20। ठीक है, 20 पंजे 100, तो कितना आ जाएगी? 5 वाट। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बस दोस्तों फॉर्मूले याद कर लेना, फॉर्मूले याद है तो समझो न्यूमेरिकल आपके हाथों में। क्वेश्चन नंबर 27 इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि फोकस लंबाई 1 सेंटीमीटर के लेंस की शक्ति क्या है? लेंस की शक्ति यानी कि P निकालना हमें। अब देखिए P बराबर हमें पता है कि क्या होता है? 1/f होता है, ये तो हमें पता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए F कितना दे रखा है? F दे रखा है 1 सेंटीमीटर। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी आप P निकालेंगे हमें जो सेंटीमीटर उसको हमने मीटर में कन्वर्ट करना ही करना है। ठीक है, तो जब आपको इसको मीटर में करना, सेंटीमीटर को मीटर में बदलते तो हम इसको क्या करते हैं? 100 से भाग देते हैं। जब हम 1 को 100 से भाग देते हैं कितना आ जाएगा? 0.01 मीटर। कितना आ जाएगा? 0.01 मीटर। ठीक है, अभी क्या निकला? F कितना आ गया? 0.01। ठीक है, और अब हमें निकालना है क्या? P बराबर क्या होता है? 1/f होता है। तो P बराबर 1/f की वैल्यू हमें पता है 0.01। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा? 100 डायोप्टर। कितना आ जाएगा? 100 डायोप्टर आ जाएगा। तो इसका मतलब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि मतलब 5-7-8 न्यूमेरिकल कवर करवाने की कोशिश की है। तो ये थे आज के काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको इन सभी प्रश्नों का PDF चाहिए तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना।